बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम द लॉ शो के साथ मैं यानी कि ज़ाकिर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आपको ये अच्छी तरह मालूम है, हमारा ये प्रोग्राम हिदायत टीवी पे थर्सडे को शाम 7 से 8 बजे के दरमियान होता है। आपको किसी किस्म का कोई कानूनी मसला है और कोई भी आपको कानूनी प्रॉब्लम है तो इस प्रोग्राम में आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आपको कानूनी मसला है आपका उस सिलसिले में आपको गाइड कर सकूँ। प्रोग्राम के शुरू में मैं चंद बातें रिपीट करता हूँ और मैं आज भी उन्हीं बातों को रिपीट करके अपना प्रोग्राम स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले ये कि जब आप कॉल करते हैं, ये लाइव इंटरेक्टिव प्रोग्राम है, स्क्रीन पे हमारा स्टूडियो का नंबर आ रहा है। जब आप स्टूडियो पे हमें कॉल करते हैं और मेरे से बात होती है तो बराह मेहरबानी अपने टीवी का वॉल्यूम ज़रूर बंद कर दिया करें ताकि बग़ैर किसी डिले के आपकी मुझसे बात हो सके। मेरी कोशिश होती है कि जो कॉलर्स भी हमें कॉल करते हैं उन सबसे बात हो सके। अपना सवाल मुख्तसर और एक तक महदूद रखें। और सबसे ज़रूरी बात यह कि मुझे ये वक्त इस प्रोग्राम में इजाज़त नहीं देता कि बहुत डिटेल में मैं आपके जो लीगल प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर सकूं। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि मुझसे बात करने के बाद भी अपना जो केस है या लीगल प्रॉब्लम है उसको आगे परस्यू करने से पहले, उसको चलाने से पहले ज़रूर किसी वकील के पास जाके डिटेल में डिस्कस कर लिया करें। तो ये वो बातें हुई मैं जो कि मैं हर प्रोग्राम में रिपीट करता हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ अपने पहले कॉलर से करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़का साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? ज़का साहब, अली बात कर रहा हूँ। जी अली साहब बोलिए, क्या सवाल आपका? एक तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, बहुत शुक्रिया, अच्छा गाइड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी बोलिए। तो असल में मेरा ये क्वेश्चन था कि मैंने ना असाइलम किया था, जो सर्टिफाई हो गया, उसके बाद जेआर किया तो जेआर भी रिफ्यूज कर दिया अब। जी जी। तो मैंने ना फ्रेश क्लेम के लिए ना डेट ली थी जी। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने पाकिस्तान से मंगवाने थे लेकिन वो ऑन टाइम आ नहीं सकते क्योंकि नेक्स्ट फ्राइडे ना मेरी अपॉइंटमेंट है। जी जी। तो मैं अगर कैंसिल करके दोबारा रीबुक करता हूँ तो उसमें मुझे कोई ट्रबल तो नहीं मेक करेंगे? जी इसमें कोई ट्रबल वाली बात नहीं है। आपने फ्रेश एप्लीकेशन करनी थी, आपके पास कोई फ्रेश एविडेंस था, आपका ख्याल था कि वो आपको मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिले तो आप अपनी अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल करा सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं आए तो इसलिए आपको दूसरी अपॉइंटमेंट देते हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी अहमद बात कर रहा हूँ। मैंने ये पूछना था, ये जो स्पाउस लीव टू रिमेन के हवाले से जहाँ 18,600 इनकम दिखानी होती है, जी जी, तो मेरी वो लीव टू रिमेन लगी हुई है स्पाउस 2.5 साल की। तो मैंने ये पूछना था कि अगर ये इमिग्रेशन रूल चेंज हो जाते हैं, ये इनकम की रिक्वायरमेंट बढ़ा के 18,600 ज्यादा कर देते हैं, तो जो लोगों को ऑलरेडी लीव मिली हुई है स्पाउस लीव टू रिमेन, ये नए रूल उन पे भी अप्लाई होंगे या कि जो लोग फ्यूचर में अप्लाई करेंगे उन पे नए रूल लागू होंगे? जी देखें, थैंक यू वेरी मच। सवाल आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन आम तौर पे ये होता है जब भी कोई नया रूल आता है तो वो पुराने लोगों पे अप्लाई नहीं होता। जिस तरह आपकी सिचुएशन है, अगर इनकम की रिक्वायरमेंट बढ़ाते हैं तो आम तौर पे ऐसा नहीं होता कि जो पुराने लोग जो पुराने इनकम की रिक्वायरमेंट के तहत आएँ उनको भी नए रूल्स के हिसाब से नई इनकम शो करनी पड़े। लेकिन जब तक कोई कानून आता नहीं है उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। अगर ऐसा कोई चेंजेस आती हैं और उसमें अगर ये होता है कि ये पुराने लोगों पे भी अप्लाई होगा तो फिर कानून है। आम तौर पे वैसे ऐसा होता नहीं है। बहुत शुक्रिया। नए कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। Hello, Assalamualaikum. I don't want to say my name, but I'm a European passport holder. Okay. And I want to apply with my husband, but I'm in a full-time education right now as well. Mm-hmm. So I want to know how many hours do I need to declare, like how many hours do I need to work to apply him as my husband because he lives in Pakistan. He lives in Pakistan. So how are you managing yourself? Are you self-sufficient? Are you getting money from your parents? How are you managing yourself? Yeah, I'm living with my parents right now, but I'm thinking of getting a job as well, a part-time job or whatever hours they require me to do so I can be independent and get a home myself. Mm-hmm. But generally speaking, if you were to sponsor your husband, you need to work full-time. But because you're working, because you're a student, therefore if you're working part-time, I would say 16 hours or more minimum at least, and you have other source of income as well. For example, if you are being maintained by your parents and they can also sponsor your
husband, they can undertake that they will maintain you and your husband, then that should be okay. But for that, there are different categories when it comes to European citizens sponsoring their spouses. You would probably come under the category of self-sufficient if your parents are maintaining you. I would advise you to seek legal advice, detailed legal advice before you call your husband. Thank you very much. Next caller की तरफ चलते हैं. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन सा बोल रहे हैं? खालिद साहब, खान साहब, मैं हुसैन बात कर रहा हूँ. जी हुसैन साहब, बोलिए क्या सवाल है आपका? एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैंने ना असाइलम क्लेम किया था 2015 में. जी जी. लेकिन वो जब मेरा मेन इंटरव्यू हो गया तो उसके बाद मुझे उन्होंने कोई डिसीजन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो अभी तक मैं स्टिल वेट कर रहा हूँ. अच्छा. एक्चुअली सबसे पहले उन्होंने मेरा वीजा रिवोक कर दिया था, स्टूडेंट वीजा रिवोक किया था ट्वाई की बेस. जी. उसके बाद मैंने फिर ये असाइलम क्लेम कर दिया और मुझे कोई डिसीजन नहीं मैंने रिसीव किया. बस एक लेटर मुझे आया था, आई थिंक ठीक है, 2 ईयर बिफोर के उन्होंने मुझे 6 मंथ का टाइम दिया था कि 6 मंथ में हम लोग. अच्छा, आपका सवाल ये है कि बहुत लेट हो गया तो क्यों अभी तक आपका डिसीजन क्यों नहीं आया ना? हाँ जी बिल्कुल. देखें आम तौर पे तो वैसे 6 मंथ्स में आ जाता है, बाज़ वक़्त लेट भी हो जाता है. लेकिन अब क्वेश्चन ये है, चूँकि मुझे आपके असाइलम की केस की डिटेल नहीं मालूम, मुझे नहीं पता कि आपका केस कितना स्ट्रॉन्ग है, आया उसमें कोई सक्सेस की पॉसिबिलिटी है कि नहीं. असाइलम क्लेम की बात कर रहा हूँ. अगर तो आपको केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो मैं आपको ये एडवाइस करता कि आप उनको होम ऑफिस को पुश करें कि वो डिसीजन दें, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है. लेकिन अगर आपका केस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनता तो फिर मैं उसको पुश नहीं करूँगा. इसलिए मेरा मशवरा ये है कि आप किसी वकील के पास जाएँ, अगर आपकी कोई वकील नहीं है, और उनसे एडवाइस लें कि आया इसको पुश करना चाहिए होम ऑफिस को आपको कि नहीं. उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा. बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं. हेलो. हेलो. वालेकुम अस्सलाम. जी कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल है कि मेरी सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई थी, तो मैंने दोबारा से ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई किया था. जी. तो होम ऑफिस ने विड्रॉ कर लिया और सिटीजनशिप उन्होंने मुझे दे दी है. तो अब मैं ये पूछ रहा है कि जो मैंने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं अभी तक बने नहीं है, 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है, तो क्या मैं उनको होम ऑफिस पे वो फीस वगैरह वापस ले सकती हूँ? मुझे अब ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए. और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें कितना टाइम मुझे लग जाएगा सेरेमनी टाइम तक? देखें जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, अगर आप अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करती हैं, आम तौर पे ये होता है कि अगर आप विड्रॉ कर लें तो वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या जो भी उनकी फ़ीस होती है वो काट के बाकी के आपको वापस कर देंगे. लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट की कितनी फ़ीस है और कितना वो वापस करेंगे और कितना रखेंगे. तो ये आपको उनसे कांटेक्ट करके उनसे मालूम करना पड़ेगा कि अगर मैं आप अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करती हूँ तो आपको कोई फ़ीस वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी. जो दूसरा आपका सवाल था सिटीज़नशिप के हवाले से, तो जब आपको सिटीज़नशिप जो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है तो जल्द ही फिर आप सिटीज़नशिप सेरेमनी नॉर्मली वो आपको भेजते हैं लेटर ऑफ इन्विटेशन, तो उसमें फिर आप बुक करा सकते हैं. 2, 4, 6 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी सिटीज़नशिप सेरेमनी आम तौर पे हो जाती है. बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं. हेलो. जी वालेकुम अस्सलाम. आप प्लीज़ अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें. हेलो. जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. जाकिर खान. जी जाकिर खान बोल रहा हूँ. जी बोलिए क्या सवाल है, कौन सा बोल रहे हैं? मैं सतीश कुमार बोल रहा हूँ लंदन से. जी सतीश कुमार साहब बोलिए क्या सवाल है आपका? मैं आपसे पूछना था, मैंने यहाँ पे यूके में शादी की थी 2014 में मार्च में, और पहले तो होम ऑफिस ने रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया था. तो उसके बाद कोर्ट के लिए अप्लाई किया, कोर्ट में केस गया. 1 ईयर के बाद डेट आई कोर्ट की तो कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया. जी जी. अब फिर दोबारा अप्लाई किया हुआ है, अपील डाली हुई है. तो मैं आपसे ये पूछना था कि मैंने ब्रिटिश से शादी किया, मेरा कुछ हो सकता है यहाँ पे या नहीं? देखिए अभी अगर आपकी अपील रिफ्यूज़ हो गई है तो आप फिर अपर ट्रिब्यूनल में गए? नहीं,
कोर्ट ने रिफ्यूज किया था, दोबारा अपील डाली हुई है, वो पेंडिंग है अभी, उसको भी 8 मंथ हो गया, अभी कुछ नहीं, आया। मैं उसी को बात कर रहा हूँ। अगर कोर्ट ने आपका रिफ्यूज़ किया था तो फिर आपने दोबारा फिर फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में दोबारा अपील की है? हाँ जी। अच्छा, आम तौर पे देखें ये है कि जब आप यहाँ पे ओवर स्टेयर हों और आपके कोई बच्चे तो नहीं है ना अपनी वाइफ के साथ? मेरे ख्याल में कॉलर जो है ड्रॉप हो गए। मैं स्थिति साहब, अगर आप देख रहे हैं टीवी पे, मैं खाली इतना बता दूं, अगर जनरली स्पीकिंग अगर आपके बच्चे नहीं होते अपने वाइफ के साथ, ब्रिटिश जो आपकी वाइफ हैं, और आप ओवर स्टेयर थे और फिर आपने शादी की थी, तो आम तौर पे यहाँ पे वीज़ा देते नहीं हैं, स्पाउस वीज़ा, अनलेस कि कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हों जिसकी वजह से आप वापस अपने मुल्क में नहीं जा सकते या आपकी वाइफ नहीं जा सकती, ये कोई वजह है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में बाज़ औक़ात दे दिया जाता है, लेकिन अगर बच्चा हो तो फिर चांस ज़्यादा हो जाता है। विदाउट दैट आम तौर पे मुश्किल होता है। जब तक कि आपका वो डिसीजन, कोर्ट का डिसीजन देखा ना जाए तो मज़ीद आपको एडवाइस नहीं किया जा सकता। बेहतर है किसी वकील से जाके डिटेल में डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी, मैं शेख खालिद बोल रहा हूँ लंदन से सर। जी खालिद साहब बोलिए, क्या सवाल है? हाँ, मैं तो लंबा बन जाता, मैं कोशिश करता हूँ बहुत छोटा रखता हूँ। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, मैंने शादी की 1989 में जना पाकिस्तान में, कराची में। जी जी। मेरी वाइफ जना उस वक्त ऑफिसर ग्रेड 2 थी बी बैंक में, पढ़ी लिखी कोई जाहिल नहीं थी। तो उसमें जना फिर जना वो उसकी बहन यहाँ पे हमारे पास रह रही थी, वो बीमार डिसेबल्ड होगी, 2012 में वो फोत होगी, 2005 में मेरी वाइफ खुद सीवियर डिसेबल्ड होगी। तो उसने अपने नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया जना, तो वो रिफ्यूज न कर दिए, कहते शी कांट मूव अराउंड, उसमें बीमारियां बताओ ना, शी इज अ वेरी सीवियर डिसेबल्ड पर्सन। जी जी। हमें स्टे लिफ्ट भी लगी हुई है जना, काउंसिल लगा के दी हुई है, सांस की तकलीफ है, ऑक्सीजन भी है घर में लगाती है जी। तो वो ये काल में जना लेटर भी लिखा है, डॉक्टर ने भी, जीपी ने भी बोला भी जना भी शी इज नॉट फिट टू टेक द यूके लाइफ टेस्ट जी। तो ये इस बेस पे रिफ्यूज कर रहे हैं, मगर कॉल जो है ना वो रीड डिफरेंट करता है। कॉल क्या करता है? वो डिफरेंट रीड करता है, वो कहता है भी ये ना भी फिजिकली या मेंटली इल बंदा हो ना तो उसको टेस्ट देने की जरूरत नहीं होती। जी जी। या सपोज ये ना, क्योंकि ये सपोज वीजे पे आई थी मैं समझ गया। आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि उनको रिफ्यूज किया तो अब आप क्या कर सकते हैं ना? हाँ जी। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। जिस तरह आपने मुझे बताया कि वो डिसेबल हैं, फिज़िकली मेंटली उनकी कैपेबिलिटी नहीं है कि फॉर मेडिकल रीजंस कि वो टेस्ट कर सकें। अगर डॉक्टर ने ये लिख के दिया हुआ है, सारा रिकॉर्ड है, तो फिर गलत फ़ैसला किया है होम ऑफिस ने, और आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, इसको आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर कोई नहीं कर सकता मेडिकल रीजंस की वजह से और उसका रिकॉर्ड भी है, डॉक्टर ने भी क्लियरली लिख के दिया है, तो फिर होम ऑफिस उसको एग्जाम कर सकता है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद अली है, मैं लंदन से बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए जी मोहम्मद अली साहब। जी, क्या पूछना था कि मैं स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और जो मिनिमम थ्रेशोल्ड अमाउंट होनी चाहिए वो 18,600 है। जी बिल्कुल सही। अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरी इनकम 18,000 है और बोनस को मिला के तकरीबन 20,000 तक पहुँच जाती है, जी, इसका क्या प्रोसीजर है? देखिए, आप सॉरी, आपकी इनकम 18,000 है जी, और बोनस को ऐड करता हूँ तो 20,000 तक पहुँच जाती है। जी जी। तो आपको फिर बेसिकली पूरे साल आपको कितना अर्सा हो गया इस जॉब में? 6 महीने हो चुके हैं। अच्छा, 6 महीने में हो गए। तो बोनस फिक्स्ड है? जी, बोनस फिक्स्ड है। हाँ, तो फिर वो उसमें शामिल हो सकता है। अगर आपका बोनस फिक्स्ड है तो फिर उसमें वो शामिल हो सकता है, एज लॉन्ग एज वो आपके एम्प्लॉयर लेटर में क्लेरिफाई हो कि बोनस जो है वो फिक्स्ड है, जो कि साल में मिनिमम इतना मिलता है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। नाज़िम, एक मरतबा फिर बोल रहा हूँ, 1-2 कॉलर्स हमें ऐसे आए हैं जो जब कॉल करते हैं, जब आपकी कॉल थ्रू होती है, टीवी का वॉल्यूम अगर बंद नहीं करते तो वो डिले ज़रा होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बेहतर है जब भी आप हमें कॉल करते हैं, आपकी कॉल थ्रू होती है, जब आपकी मुझसे बात होती है तो प्लीज़ अपने टीवी का वॉल्यूम ज़रूर बंद कर दिया करें। बहुत शुक्रिया। स्क्रीन पे हमारे स्टूडियो का नंबर आ रहा है, इसी नंबर पे आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका?
जी, मेरा नाम मिसेस हुसैन है जी। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा बेटा मेरे साथ आया था यूके में 2001 में, जी। 2001 में, जी। अक्टूबर में, और उस वक्त वो बच्चा था और वो मेरी एप्लीकेशन में डिपेंडेंट चाइल्ड था। जी। मुझे 2008 में 5 ईयर की ग्रांट मिली है, लिमिटेड लीव टू रिमेन ग्रांट मिली थी। 5 साल के बाद फिर उन्होंने मुझे इंडेफिनेट दिया था। ये कब दिया था इंडेफिनेट? इंडेफिनेट उन्होंने मुझे दिया था 2013 में। ठीक है। 2013 में उन्होंने जी। मुझे ठीक, जी जी ठीक है, बोलिए सवाल क्या? जी जी, अब मेरा सवाल ये है कि मेरे बेटे ने ब्रिटिश नेशनैलिटी के लिए, नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने इसे रिफ्यूज कर दिया है क्योंकि अभी वो कह रहे हैं उसकी टाइम लिमिट नहीं 5 साल की कंप्लीट हुई। जी। मुझे जी। ये बताएं कि 5 साल जो उसने पहले लीगली कंप्लीट किए थे जब वो मेरी डिपेंडेंट चाइल्ड एप्लीकेशन में था और कोर्ट में मुझे इन्होंने ग्रांट किया था 5 ईयर का लिमिटेड लीव टू रिमेन, आपके पास, ये भी जी, लीगल? आपके पास जब आप आई थी तो किस वीज़े पे आई थी जब 2001 में आई थी? जी, मेरा ख्याल है मेरा असाइलम था। और आपको लिमिटेड लीव टू रिमेन 2008 में मिली थी? जी बिल्कुल, और उस वक्त मेरा बेटा मेरे एप्लीकेशन में डिपेंडेंट चाइल्ड था। जी जी। और उससे पहले आपका केस चल रहा था, आपको पास कोई लीव नहीं थी? जी नहीं, कोई लीव नहीं थी। तो आपको अभी 2013 में जब ILR मिला है तो आपके बेटे को उन्होंने नहीं दिया? नहीं, उन्होंने दिया मेरे बेटे को भी साथ ही ILR। जी जी जी। और अब मुझे तो अब नेशनैलिटी दे दी है उन्होंने, मेरे पास तो पासपोर्ट है ब्रिटिश, लेकिन जब मेरे बेटे ने अप्लाई किया है, टेस्ट भी पास कर रही है, लाइफ इन द यूके सब कुछ करके मैंने उसका वीजा भेजा, उधर नेचुरलाइजेशन जी। अप्लाई किया तो उन्होंने इसको रिफ्यूज कर दिया। और उसमें क्या उन्होंने रीज़न क्या दिया है? उन्होंने रीजन ये बताया था कि आप 2013 में थोड़ा सा, सॉरी क्या रीज़न बताया? 5 साल का पीरियड है। अच्छा, 1 मिनट, आप जरा मेरे बेटे से बात करना। देखिए सॉरी, मुझे क्योंकि कॉल्स और भी हैं, मैं डिटेल में तो बात नहीं कर सकूंगा, लेकिन बात जो मुझे आपकी बातों से पता चल रहा है उस हिसाब से तो मुझे ये लग रहा है कि होम ऑफिस ने शायद गलत फ़ैसला दिया है, क्योंकि अगर आपको उन्होंने नेशनलिटी दी है और वो आप पे डिपेंडेंट था और वो आपके साथ ही चल रहा था तो उसको भी नेशनलिटी मिलनी चाहिए थी। मेरा मशवरा ये है कि इसको किसी डिटेल में जाके वकील से डिस्कस करें और आगे इसको फिर ज़रूर परसू करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो। जी हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी सर थोड़ा सा ऊंचा बोलें। जी कौन बोल रही हो, क्या सवाल है आपका? जी मैं मिसेस काजमी बोल रही हूँ। मेरा सवाल है ये जो 7 इयर्स वाला रूल है बच्चों का, जी जी, उस पर थोड़ी सी डिटेल में बताइएगा, क्योंकि हमने अप्लाई किया था तो हमारा रिजेक्ट हो गया। अभी हमारी कोर्ट की हेयरिंग है जी। अब तो मेरा बेटा 10 का होने वाला है माशाल्लाह से, तो हम 7 से शुरू हुए हैं उसका, लेकिन अभी तक हमें वीज़ा ग्रांट नहीं हुआ। आप प्लीज़ डिटेल में बताइएगा। देखिए आपके बच्चे को यहाँ पे रहते हुए कितना अरसा हो गया? मेरे ख्याल में कॉलर जा चुके हैं, लेकिन मैं इतना बता दूं, आम तौर पे अगर कोई यहाँ पे आता है और फैमिली के साथ और वो लीगल तरीके से रह रहे होते हैं और बच्चे के साथ उनको 7 साल हो जाए तो उनको यहाँ पे बच्चे की बेसिस पे स्टेम जो है वो मिलता है रूल्स के हिसाब से। लेकिन अगर कोई बीच में इल्लीगल हो गया हो तो फिर उसमें कोर्ट जो है या होम ऑफिस जो है वो सर्कमस्टांसेस देखते हैं, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, कितना वो लीगल रहे हैं, कितना अर्सा इल्लीगल रहे हैं, कितने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं, कितना टाइम बच्चे ने यहाँ पे गुजारा है। तो ये सारी चीज़ें देखती हैं और उस हिसाब से कोर्ट जो है वो फ़ैसला करती हैं। अगर आपको डिटेल में बात करनी है, डिस्कस करना है, तो बेहतर है किसी वकील से जाके, क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं बहुत डिटेल में आपसे बात नहीं कर सकता, बेहतर है किसी वकील से जाके डिटेल में डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी मेरा नाम शुमाइला है, मैं लंदन से बात कर रही हूँ। जी जी बोलिए। एक्चुअली हमने अभी अप्रैल में अपना साइलम का केस अपने होम ऑफिस जाकर किया था। तो उसमें ये था कि हमें 1-2 फ्रेंड्स ने हमें बोला था कि आपको सियासी तौर पे जो है ना वो साइलम की स्टोरी बनानी चाहिए, लेकिन हमने
जो है वो अपने एक फैमिली का किया था कि हमारे ब्रदर इन लॉ हैं जो वो हमारे साथ मतलब इस तरह कर रहे हैं कुछ ना, मतलब इस तरह की स्टोरी बनाई थी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारे हक में वो कुछ डिसीजन लें कि मतलब कहते हैं कि सियासी तौर पे अगर आप कुछ स्टोरी बनाते हैं। जी देखें, बात सिंपल ये है आपके वसातत से, बल्कि बाकी भी जो व्यूअर्स देख रहे हैं कि अगर आप असालम के लिए अप्लाई करते हैं तो असालम आप तब अप्लाई कर सकते हैं जब आपकी जान को ख़तरा हो। अगर आप अपनी मर्ज़ी की कोई स्टोरी बना रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और उसमें आगे पीछे आप जो है वो मतलब क्योंकि डिटेल में इंटरव्यू होता है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये नहीं है कि जो भी दिल चाहो स्टोरी बनाएं। अगर आपकी जान को ख़तरा है और सियासी बुनियाद पे, मज़हबी बुनियाद पे या और कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उस बेसिस पे आप असाइलम अप्लाई कर सकती हैं। और होम ऑफिस फिर उसमें सारा आपका डिटेल क्वेश्चनिंग करते हैं। अगर समझते हैं होम ऑफिस या कोर्ट कि आप सही सच बोल रहे हैं तो फिर आपको असाइलम की एप्लीकेशन अप्रूव होती है। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आपने जिस बेसिस पे अप्लाई किया है उसमें आया केस वो एक्सेप्ट होगा कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि एग्जैक्टली क्या डिटेल्स हैं आपके केस में, और अगर अभी आपका इंटरव्यू वगैरह हुआ है नहीं हुआ, इंटरव्यू कैसे हुआ है, ये सारी चीज़ें देख के आपको बताया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है कि ब्रेक का टाइम हो गया, एक ब्रेक पे हम जा रहे हैं, तो ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो विद ज़ाकिर ख़ान। ब्रेक से पहले हम कॉल्स ले रहे थे और इस सेगमेंट में हम आपसे लाइव कॉल्स लेंगे। स्क्रीन पे हमारे स्टूडियो का नंबर आ रहा है, इसी नंबर पे आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। Hi, Mr. Zakir. Yes, hi. Hi, I'm Akshay calling from London. How are you doing today? I'm fine, thank you. What's your name? Akshay. All right, Akshay. Mr. Akshay, how can I help you? Right. So I got married in March 2014 with a German national, and we've been together for more than 3 years, married, living in London, working in London, both of us at the same address. Okay. So last month we got separated. So I've got 2 questions for you. The first one is, do you recommend I should take the divorce or she should file for it? And second thing is, what are my chances to remain in the country? Okay. Now you've been married for 3 years. Am I right? Yes, exactly. Yeah. As long as your wife has been exercising treaty rights from the day of your marriage until you get divorced, you can apply for retained right of residence. Your first question as to whether you should apply for divorce or your wife, it doesn't really make any difference. Whether you apply for divorce or she applies for it, as long as once you are divorced and you can prove that you've lived together for at least 1 year since you were married, and you've been married for 3 years at least, and your wife has been exercising treaty right up until divorce, you qualify for retained right of residence. I hope I've answered your question, but if you need any detailed advice, I would advise you to go to any solicitor. Thank you very much. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जी, मैं बाबर बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से। मेरा सवाल ये है कि मैं यूरोपियन नेशनल हूँ। जी जी। और मैं 2012 में आया था, मेरे बच्चे भी यूरोपियन नेशनल हैं, और उस वक्त मैंने अपना जो रेजिडेंस कार्ड है ना इधर वो नहीं अप्लाई किया था। ओके। और मैंने उसको 2015 में किया, 3 ईयर लेटर। जी जी। अभी मैं पूछना ये चाहता हूँ, उस वक्त वाइफ का कर दिया था और वाइफ का अभी टाइम है परमानेंट का अप्लाई करने का। और मैं पूछना ये चाहता हूँ, क्या हम इकट्ठा अपना और बच्चों का और वाइफ का कर सकते हैं उस बेस पे, क्योंकि हमारे पास सारे प्रूफ हैं, काम भी मैं करता रहा हूँ। जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज आप प्रूफ कर सकते हैं कि 5 साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं, ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो
हेलो हेलो, ये तो कोई म्यूजिक स्टार्ट हो गया। हेलो जी, मेरे ख्याल में जो पहले कॉलर थे तो एज आपने अगर रेजिडेंस कार्ड बाद को भी अप्लाई किया था यूरोपियन सिटीज़न, एज़ लॉन्ग एज़ आप 2012 से यहाँ पे रह रहे हैं जिस तरह आपने कहा, और आप ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं 2012 से, तो आपको 5 साल हो गए हैं, आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? जी सोहेल बात कर रहा हूँ लंदन से। जी सोहेल साहब बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने सितंबर में ILR लिया मैंने जी जी लॉन्ग रेजिडेंसी पे जी जी, और मैं उस वक्त स्टूडेंट था सर, तो मुझे वर्क अलाउ नहीं था उस वक्त जब मैंने ILR लिया तो। जी जी, और अपील भी मेरी अपील की डेट नहीं आई थी, मतलब केस मेरा अपील में था। जी जी, तो मेरा ILR हो गया, उसके बाद मैंने वाइफ का वीजा डालना था FLRM, मैं इसलिए नहीं डाल सकता क्योंकि 18,600 चाहिए था और मुझे वर्क अलाउ नहीं था जी, और दूसरा मेरी वाइफ का पासपोर्ट भी होम ऑफिस में था मेरे साथ ही, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज भी नहीं कर सकती थी, तो मैंने FP डाला था। जी जी, तो उसके बाद 9 महीने हो गए हैं, एक तो उन्होंने अभी तक कोई मतलब रिस्पांस नहीं दिया। दूसरा ये था कि इसको वर्क अलाउ था, तो हमने चेक किया था वो एम्प्लॉयर चेक के जरिए, तो ये काम कर रही थी जॉब पे, तो वहाँ पे आया होम ऑफिस, वो इसको कह के गए कि आप ऐसे करें कि IS 96 दे दिया इनको। तो दूसरे दिन मैं गया, मैंने उनको सारा बताया कि वर्क अलाउ है, ये चेक हुआ हुआ है और अभी 1 महीना रहता है, मतलब नेक्स्ट चेक करने के लिए भी, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, इनको साइनों पे लगा दिया। अब उन्होंने उस शॉप को बोल दिया है कि हमने गलती किया और उनको लिख के दे दिया है कि इनको काम अलाउ था जब हम इनको लेके गए हैं, ठीक है जी, लेकिन हमें उन्होंने मतलब को साइनों पे लगाया हुआ एक तो, और दूसरा भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जी जी, देखें पहली बात तो ये जी आपका देखें पहली बात तो ये कि ज़रा अनहोनी सी बात है कि अगर आपकी वाइफ की आपने FLR FP एप्लीकेशन कर दी थी इन टाइम, तो उन्होंने क्यों साइन पे लगाया है? आपको ये होम ऑफिस से चेक करना पड़ेगा कि आया उनकी एप्लीकेशन अभी आउटस्टैंडिंग है भी कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कोई डिसीजन दे दिया हुआ और आपको मिला ना हो, क्योंकि आमतौर पे वो साइनों पे लगाते नहीं हैं और IS 96 नहीं देते अनलेस कि किसी का कोई केस कोई ओवर स्टेयर हो गया हो या केस रिफ्यूज़ कर दिया हो। तो आपको चाहिए कि ये आप कंफर्म करें और उस हिसाब से फिर अपनी केस को आगे चलाएं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? मेरा नाम भूपेन है। मेरा सवाल था कि लास्ट मंथ को हम लोग को जुडिशियल रिव्यू के लिए परमिट मिला था। जी जी, और जुडिशियल रिव्यू में परमिट मिलने से कितना चांस होता है केस विन करने के लिए? सॉरी, लास्ट ईयर आपको परमिशन? लास्ट मंथ? नहीं, लास्ट मंथ आपको परमिशन मिली है जुडिशियल रिव्यू? जी जी, हाँ जी। तो अभी आपका सवाल क्या है? 3 इयर्स के बेसिस में मैंने अप्लाई किया था, लेकिन होम ऑफिस को रिजेक्ट कर दिया है। उसके बाद हम लोग ने जुडिशियल रिव्यू अप्लाई किया था, वो जुडिशियल रिव्यू को परमिट लिया है। अभी आपकी परमिशन की हेयरिंग आनी है ना? हाँ जी। तो आप क्या मालूम करना चाह रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि कितना चांस है उसमें जुडिशियल रिव्यू में? कितना टाइम लगता है? कितना चांसेस है? अच्छा, मुझे आपकी क्लियर आवाज़ नहीं आ रही। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि कितना टाइम लगता है, तो आमतौर पे 6-8 महीने लग जाते हैं परमिशन की हेयरिंग आते आते। नहीं, मेरा सवाल ये है कि चांसेस कितना है विन करने के लिए? मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही, आप ज़रा ऊंची आवाज़ में बोलें। हेलो जी जी, आप सॉरी क्या कह रहे हैं? आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि वो जो परमिशन मिला जी जी, गारंटेड हुआ जी जी, उसमें विन करने के लिए, वो केस विन करने के लिए चांसेस कितना है? चांसेस कितने हैं? देखें, परमिशन ग्रांट जब मिलता है तो ऑब्वियसली उसमें केस में कोई जान होती है तो फिर उसमें परमिशन देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अगर आपको परमिशन मिल गया है तो आपका केस जो है वो 100% हो जाएगा। और जब तक पूरी केस की डिटेल मुझे मालूम ना हो तो मेरे लिए बड़ा कहना मुश्किल है कि कितना चांस है, लेकिन आपको परमिशन चूँकि ग्रांट हुई है तो इसलिए आमतौर पे अच्छा चांस होता ही है, तो परमिशन मिलती है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ बंद करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? मैं मिस निशपत बात जी जी, मेरा सवाल है कि मुझे डेफिनेट मिले हुए 7 साल हो गए हैं। जी जी, ठीक है,
तो मैंने एक दफा ये अप्लाई किया था पिछले साल सिटीजनशिप के लिए ना, तो मेरा इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। जी, वो लास्ट 10 ईयर्स की बेसिस पे उन्होंने रिफ्यूज किया था। उन्होंने कहा था कि कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई पीरियड है, वो कवर नहीं कर पा रहे, तो मैंने वो उनको दोबारा वो डॉक्यूमेंट अपने पुराने सोलिसिटर से कह के फाइल जो थी भेज दी थी, लेकिन फिर वो उन्होंने कहा कि ये डिले फाइल भेजी है अब पीरियड जो कवर करने के लिए बोल रहे हैं। जी ठीक है, अब मैंने दोबारा अप्लाई सिटीजनशिप करने के लिए, तो अब मुझे क्या करना होगा? देखें, पहली चीज़ तो आपको ये मालूम करनी है कि एग्जैक्टली रिफ्यूज़ क्यों किया है, क्योंकि आपको क्लियर नहीं है कि किसी पीरियड का वो था, वो क्या किस वजह से एग्जैक्टली रिफ्यूज़ किया था। मेरे ख्याल में जा चुके हैं। पहले आप ज़रा ये कंफर्म कर लें कि एग्जैक्टली रिफ्यूज़ क्यों किया है, फिर आप किसी वकील के पास जाके, आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो मुझसे भी कर सकती हैं, लेकिन किसी वकील के पास जाके उनको बता के और फिर एप्लीकेशन करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? My name is Ali and I'm calling from Manchester. Yes, Mr. Ali. What's your question? You see, I applied for citizenship application after passing my English test and my Life in the UK test. Okay. I was, however, rejected because they said I didn't provide enough evidence, from the year 2010 to the year 2013, which I was limited leave to remain. I had limited leave to remain back then. But now I have ILR, and I don't have the evidence to provide my status, for that period. But you said that you had limited leave to remain from 2010 to 2013. So what evidence did they require for that period? They said anything that confirms my resident status in All that right. period. No, resident status. If you had limited leave to remain, you must have a biometric residence card or or a visa on your passport. Yeah, you see, they asked for that back, and they said you destroy them, and they said send it back to us. And now they're saying we will. And then I sent them a reconsideration request after getting rejected with a letter explaining everything, but they rejected me again. This time I sent them copies of my limited leave to remain document. That has the photo and the passport, the biometric, everything. Yeah. I had copies of that, but they still rejected me. Well, this is very strange because if you were granted limited leave to remain, you had biometric residence card, you had proof, and the Home Office, even if you send them photocopy of the said proof, they could have verified it from the other department or from the relevant department. So my advice to you would be, if they have refused your reconsideration as well, to challenge it in the High Court, to seek legal advice and take it further. Thank you very much. Next caller की तरफ चलते हैं. Hello. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी, मैं समीरा बात कर रही हूँ और मेरा सवाल ये था कि मैंने लास्ट ईयर, मेरे पास रिफ्यूजी स्टेटस है। कौन सा स्टेटस है आपके पास? पाकिस्तान में रिफ्यूजी स्टेटस है। रिफ्यूजी स्टेटस है, ठीक है। हाँ जी, और मेरी 2 बेटियां हैं पाकिस्तान में। मैंने उनके लिए पिछले साल अप्लाई किया था, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम मानते नहीं हैं ये आपकी बेटियां हैं। मैंने मार्च में फिर अप्लाई किया है, जो अभी तक मुझे उन्होंने कोई अभी जवाब नहीं दिया। तकरीबन 3 माह होने वाले हैं जी। तो मैंने पूछना ये था कि एक तो जवाब वो कब तक दे देंगे, और मैंने अभी डीएनए के रिपोर्ट्स भी साथ लगाई हैं, जो बायोलॉजिकल मेरा जिसके साथ रिलेशन है वो शो करती हैं। तो क्या वो अब मेरे बच्चों को वीजा अलाउ कर देंगे? जी बिल्कुल। देखें, बिल्कुल, अगर यही उनका एक रीज़न था रिफ्यूज़ करने का और अब आपने डीएनए रिपोर्ट भी लगा दी है, तो इंशाल्लाह आप उनको दे देना चाहिए। जहाँ तक कितना जो टाइम की बात है, तो आम तौर पे चूँकि पहले आपका रिफ्यूज़ हुआ है, आपने डीएनए रिपोर्ट दोबारा कराई है, 3 महीने हो गए हैं, मेरे ख्याल में मज़ीद 1-8 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर फ़ैसला आ जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? महमूद बात कर रहा हूँ लंदन से। मुझे इन्फॉर्मेशन ये चाहिए थी, मेरी जो वाइफ है उनके पास स्पाउस वीज़ा है 2.5 साल का, तो वो एक्सपायर होगा 7 अगस्त दिस ईयर। तो अगर हमने प्रीमियम सर्विस पे जाना है तो हम कितने अर्से पहले अप्लाई कर सकते हैं? जब वीज़े को ख़त्म होने में 28 दिन रह जाएँ, यानी कि तकरीबन 9 जुलाई के बाद आप कोई भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। 9 जुलाई और 7 अगस्त के दरमियान की अपॉइंटमेंट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो। हेलो जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन से बात करनी थी? जी बोले, मैं जाकिर खान बोल रहा हूँ। बोलिए क्या सवाल है आपका? सवाल यही है को कल खबर आई को 5 साल का कोई हैगा कानून जिदा मां पे को विच रहन दा हक ना होवे ते जिदा न्याणा बॉर्न होवे 5 साल का। 5 साल का क्या कि जो नया पैदा जो यहाँ पे पैदा हो उसके लिए? हाँ जी। नहीं, फिलहाल तो ऐसी कोई खबर नहीं है। पता नहीं कल रेडियो पर खबर आई थी ना, तो दिया भी जो 5 साल का इधर कोई भी बॉर्न हो गया नहीं, मेरे को कुछ नहीं है। नहीं, आप वो बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर कोई 5 साल से यहाँ पे बच्चा यहाँ पे रह रहा है, यहीं पे पैदा हुआ है, तो ह्यूमन राइट्स की बेसिस पे एप्लीकेशन हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो फिर ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी चीज़ें देखती है होम ऑफिस, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई यहाँ पे पैदा हुआ है 5 साल से तो उसको यहाँ पे स्टे ज़रूर दिया जाए। बेहतर है कि आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो है वो डिटेल में किसी वकील से जाकर डिस्कस कर लें। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी सर, मैं रज़ा अर्ज कर रहा हूँ ब्रैडफोर्ड से। जी रज़ा साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं जर्मनी से हूँ और मेरी वाइफ और बेटा यहाँ के ब्रिटिश बोर्न है जी। तो मेरे पास 5 ईयर का रेजिडेंस है और मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ क्योंकि वाइफ मेरी किसी रीजन से डिसेबल हैं। तो मैंने पूछना ये था, आपकी वाइफ ब्रिटिश है ना? जी, ब्रिटिश बोर्न है वाइफ भी और बच्चा भी, और लेकिन डिसेबल है वाइफ मेरी, थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है जी। तो मैंने सर पूछना ये था कि मैं पाकिस्तान अपने किसी फैमिली में से अम्मी अबू या बहन भाई किसी को स्पॉन्सर करके यहाँ पे बुला सकता हूँ विजिट वीज़ा के लिए? जी विजिट वीज़ा जी बिल्कुल स्पॉन्सर कर सकते हैं विजिट वीज़ा के लिए जी। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, मैं काफ़ी मरतबा पहले भी रिपीट कर चुका हूँ। नाज़रीन, जब आपकी कॉल थ्रू होती है, प्लीज़ जब आप हमें स्टूडियो में कॉल करते हैं टीवी का वॉल्यूम अपना ज़रूर बंद कर दिया करें। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ बंद कर दें। जी 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 मैं जी अली बात कर रहा हूँ लंदन से। जी बोलिए अली साहब। मुझे 2 क्वेश्चन पूछने हैं। एक तो यह है कि मेरी वाइफ और मेरी बेटी 2015 दिसंबर में यहाँ पे आए थे। उस वक्त मेरे पास ILR था जी, और अभी मैं नेशनैलिटी अप्लाई करने के जा रहा हूँ। तो माय क्वेश्चन इज के व्हेन आई गेट माय नेशनैलिटी जी जी, डू आई नीड टू अप्लाई फॉर देयर नेशनैलिटी, डॉटर एंड माय वाइफ, आफ्टर 3 years और आफ्टर 5 years? आफ्टर 5 years। उनको उनके पास अभी इंडेफिनेट तो नहीं है ना? नहीं इंडेफिनेट नहीं उनको। they will have to get indefinite first and then they can apply for nationality। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो क्यों? हेलो हेलो जी, जाकिर खान साहब के शो में बात हो जाएगी? जी बिल्कुल बात कर रहा हूँ, मैं जाकिर खान बोल रहा हूँ। जी बोलिए, कौन सा बोल रहे हैं? ये आपसे पूछना सही नाम है मेरा? सही साहब, बोलिए क्या सवाल है? मेरा ये क्वेश्चन है कि लास्ट सितंबर मैंने अपने लीव टू रिमेन जो LTR लीव टू रिमेन 7 years की बिहाफ पे मिलती है जी, वो 2.5 साल कंप्लीट करने के बाद एक्सटेंशन डाली हुई है जी जी सितंबर में जी जी, और अभी तक कोई जवाब नहीं आया। लेकिन मेरे लॉयर ने ये कहा था कि आप सिर्फ फीस जमा करा दें, जब आपके बायोमेट्रिक्स आएंगे तो साथ आपकी NHS की फीस का भी लेटर आ जाएगा तो आप NHS के वो बात जमा करा सकते हैं जी। लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मोर देन 9 months नाउ। जी देखें, आप पहली बात तो ये कि आपके लॉयर ने सही कहा। 2 तरीके होते हैं। आप NHS की फ़ीस एप्लीकेशन जमा कराते वक्त भी दे सकते हैं और आप बाद को भी दे सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन कर देते हैं फिर होम ऑफिस जब बायोमेट्रिक के लिए लेटर लिखता है साथ NHS की फ़ीस भी मांगता है, तो वो तो उस हद तक तो ठीक है। लेकिन अब टाइम चूँकि काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 9 महीने का टाइम हो गया है जिस तरह आपने बताया। आम तौर पे इतना टाइम नहीं लगता। जब आप एप्लीकेशन करते हैं 2-3 महीने के अंदर बायोमेट्रिक का लेटर आ जाता है। NHS की फ़ीस भी आम तौर पे बाज़ औक़ात ज़्यादा भी हो जाता है। तो बेहतर ये है कि अपने लॉयर से बोलें कि वो होम ऑफिस से कंफर्म कर ले कि आया अभी एप्लीकेशन पेंडिंग है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कुछ भेजा हो, आपके लॉयर को ना मिला हो या कोई पोस्ट में इधर उधर चीज़ हो गई हो। ये कंफर्म कर लें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो
अस्सलाम वालेकुम, अली बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। वालेकुम अस्सलाम, अली साहब बोलिए क्या सवाल है आपका? जी मेरा ये पूछना था कि मैंने अपनी बेटी के लिए अप्लाई किया था ब्रिटिश पासपोर्ट, तो वो उसकी एप्लीकेशन जो है रिफ्यूज हो गई है, तो अब मैं उसका डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो उसमें कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं, उसमें कोई आपकी बेटी आपके साथ यहीं पे है? नहीं, वो पाकिस्तान में है, वाइफ मेरी इधर ही है, बाकी 2 बच्चे इधर हैं। जी तो बिल्कुल। वाइफ का डिपेंडेंट वीजा अप्लाई करके उसको बुला लिया था ना, उस वक्त उसकी ब्रिटिश पासपोर्ट की एप्लीकेशन पेंडिंग थी, तो इसलिए उसका फिर मैंने डिपेंडेंट वीजा अप्लाई नहीं किया था, मैं वेट कर रहा था उसके पासपोर्ट का, लेकिन अब वो उन्होंने मना कर दिया है। वो आप बेटी को के लिए अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडेंट वीज़ा, कोई मसले वाली बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज। जी मेरा वॉल्यूम बंद है जी, टेलीविजन का वॉल्यूम बंद है मेरा। जी बोलिए, कौन सा बोल रहे हैं, क्या सवाल है? जी हाँ जी, मेरा सवाल है, मैंने एंटरप्रेन्योर टियर 1 वीजा की एक्सटेंशन अप्लाई की थी और जुलाई में मेरा इंटरव्यू भी हो गया था, लेकिन अभी तक केस का इंटरव्यू के बाद कितना टाइम लगता है ये पता करना था। देखें, जुलाई का मतलब ये है कि जुलाई का मतलब ये है कि पिछले साल जुलाई में तकरीबन साल होने लगा है। आम तौर पे तो वैसे इंटरव्यू के बाद कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2-4 महीने के अंदर अंदर फैसला आ जाता है, लेकिन अब मुझे नहीं पता आपके केस में क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, क्या वजूहात थी, लेकिन साल का टाइम काफ़ी लंबा अर्सा है। आप होम ऑफिस से रब्ता करके उनको कह सकते हैं कि आपको डिसीजन दें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी। हेलो, हाँ जी, सलाम जी। वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? मैं दीप बोल रहा हूँ। मैं खान साहब से बात कर सकता हूँ? जी दीप साहब, मैं बोल रहा हूँ, जाकिर खान बोल रहा हूँ जी, बोलिए क्या सवाल है आपका? मैंने ये पूछना था, कल मैं यहाँ किसी टीवी के ऊपर देख रहा था कल जी, तो वो बोल रहे हैं कि जो 5 साल के बच्चे का जो बिहाफ पे आप केस लगा सकते हो, वो ऐसा कुछ है? और दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि जो 7 ईयर बेस के ऊपर केस लगाते हैं वो तो ठीक है, उनकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यही पूछना है। जी देखें, जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, बच्चा 5 साल का हो, 4 साल का हो, 2 साल का हो, जितने साल का भी हो, अगर कोई यहाँ पे रह रहे हैं आप, ह्यूमन राइट्स की बेसिस पे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 5 साल का कोई ख़ास है कि 5 साल का बच्चा हो जाए तो उसको यहाँ पे स्टे देंगे। जो 7 साल वाला बहरहाल है, अगर 7 साल बच्चे को यहाँ पे हो जाए तो यहाँ पे फिर आप स्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो कानून अभी भी है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी। हेलो, मेरा नाम मसूद है, मैं मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ। जी मसूद साहब, बोलिए क्या सवाल है आपका? मैंने 2008 में यहाँ पे आया था और उसके बाद स्टूडेंट वीज़े पे, तो 2010 में मेरा वीज़ा ख़त्म हुआ, मैं ओवर स्टे हो गया। उसके बाद मैंने असाइलम अप्लाई किया, 5 साल का मुझे वीज़ा मिला। वीज़ा मिलने के बाद मुझे अभी इंडेफिनेट भी मिल गया, तो मैं अभी नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? अभी मेरा साल भी कंप्लीट होने वाला। जी, नेचुरलाइजेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम जो आपको आप फेस कर सकते हैं वो ये है कि जब भी आप नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो होम ऑफिस आपका पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखेगा कि लास्ट 10 ईयर्स में आपने कोई इमिग्रेशन कंडीशंस ब्रीच तो नहीं की, कभी आप ओवरस्टेयर तो नहीं हुए। अगर आप 2008 में आए थे स्टूडेंट वीज़े पे, बाद को आप अगर ओवरस्टेयर हो गए थे, बेशक वो 6 महीने का पीरियड है या साल का या 1.5 साल का पीरियड है जिसमें आप ओवरस्टेयर थे, तो वो चीज़ आपके अगेंस्ट जा सकती है और उस बेसिस पे आपको होम ऑफिस रिफ्यूज़ कर सकता है। इसलिए बेहतर है आप अगर एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो डिटेल में जाके किसी वकील से डिस्कस कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? मैं ईमान बात कर रही हूँ मैनचेस्टर से। मैंने आपसे ये पूछना था जी कि मेरे हस्बैंड उनको 2 दफ़ा मिली थी डिस्क्रिशनरी लीव। जी और हाँ जी, और उसके बाद उन्होंने वो ILR जो अप्लाई करते हैं वो किया था, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया और उन्होंने अपील में डाल दिया। तो उसके लिए अपील किया तो उसको भी 1 साल हो गया, सॉलिसिटर के थ्रू की थी अपील, तो वो 1 साल हो गया, अभी तक कोई जवाब नहीं है। देखिए, अपील पे जो है ना आजकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, साल से 1.5 साल का टाइम लग रहा है। तो अगर 1 साल हो गया है, कोई इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि आजकल साल से 1.5 साल तक का मिनिमम टाइम लग रहा है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? मैं ईमान बात कर रही हूँ मैनचेस्टर से। मैंने आपसे ये पूछना था जी मसूद साहब, बोलिए क्या सवाल है आपका? कि मेरे हस्बैंड वो 3 उनको 2 दफ़ा मिली थी
हेलो जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जी मैं सर इधर लंदन से बोल रहा हूँ, जाकिर साहब। जी जी बोलिए। तो मैंने सर अप्लाई किया था इसके लिए, असाइलम के लिए ना। तो मैं जर्नलिस्ट हूँ। जी जी। और इस मैंने तकरीबन 5-6 किताबें भी लिखी हुई हैं। तो मुझे डायरेक्ट होम ऑफिस ने ही दे दिया था स्टेटस यहाँ का 5 साल के लिए। जी 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 जी। और वहाँ पे अभी पाकिस्तान में एक मेरी बेटी है, अनमैरिड है, और उसकी एज जो है 25 साल है। जी जी। तो उससे मैं बुलाना चाहता हूँ, तो क्या वो कंपैशनेट ग्राउंड्स के ऊपर मैं उसको अप्लाई कर सकता हूँ? देखें, चूँकि जो बच्ची है आपकी अनमैरिड वो 18 साल से ज़्यादा है, तो इसलिए ज़रा मुश्किल होता है बुलाना। आप कंपैशनेट बेसिस पे बुला सकते हैं, लेकिन बहरहाल उसके लिए मेरी मशवरा ये है कि ज़रा डिटेल में बात करने वाली चीज़ है, किसी वकील के पास जाके इसको डिटेल में डिस्कस कर लें। आम तौर पे 18 साल से नीचे हो तो फिर तो आसानी से आप अपने बच्चों को बुला सकते हैं, लेकिन 18 साल से ऊपर हो जाएं तो फिर होम ऑफिस उसमें काफ़ी आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। बेहतर है किसी वकील से जाके डिटेल में इसको डिस्कस कर लें। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अच्छा, मुझे सॉरी बताया जा रहा है कि वक्त ख़त्म हो गया है, मज़ीद कॉल्स हम आज नहीं ले सकते। तो जिन लोगों से बात नहीं हुई, इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा थर्सडे को यानी शाम 7 बजे आप से दोबारा मुलाकात होगी हिदायत टीवी पे। इसके अलावा अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें डिटेल में, तो मेरा ईमेल एड्रेस भी स्क्रीन पे आ रहा है। इस ईमेल पे भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और अगर आप डिटेल में बात करना चाहें तो आप ज़रूर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रोग्राम का ज़रूर फ़ायदा हासिल हो रहा होगा। अपना ख्याल रखें, रमज़ान का महीना है, दुआ में ज़रूर याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।